नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। जो भी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, सभी प्रतिभागी जनों को प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका नमन करता हूं कि हमारे आधुनिक साहित्य में बहुत कम ऐसे रचनाकार हुए हैं जिनकी 140वीं जयंती भी इतने उत्साह से, इतनी उमंग के साथ पूरे देश भर में मनाई जा रही है। ऐसी स्थिति में भी जबकि पूरे देश में कोरोना का भीषण संकट है और इस संकट के क्षण में भी हम सब किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई तरीका निकाल करके प्रेमचंद को स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात की तस्दीक करता है कि प्रेमचंद हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अपने साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आप सबके साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आमंत्रित किया। निश्चित रूप से प्रेमचंद पर बात करते हुए कुछ मुद्दे ही मैं यहाँ पर रख पाऊँगा और मैं जो बातें कहूँगा वह मूलतः उनकी कहानियों के संदर्भ में है। थोड़ा उसको व्यापक कर दें तो वह उनके कथा साहित्य के संदर्भ में भी लागू हो सकती है, लेकिन मैं सारे उदाहरण और बातें कहानियों के विशेष संदर्भ में आप सबके समक्ष रखने की कोशिश करूँगा। मुंशी प्रेमचंद विगत 2-3 दशकों से बहुत ज़्यादा चर्चित, विश्लेषित, व्याख्यायित, प्रशंसित हुए हैं, लेकिन जब हम उन्हें बहुत करीब से देखते हैं और इन प्रशंसाओं पर बहुत गहरी दृष्टि डालते हैं, उनके महत्व को जिस तरह से रेखांकित किया गया है उस पर नज़र डालते हैं, तो पता चलता है कि एक बड़े रचनाकार को, जिसने बहुत बड़े व्यापक फलक पर साहित्य सृजित किया है, उसके फलक को बहुत सीमित या कुछ सीमित अर्थों, संदर्भों में ही देखा गया और उनकी सराहना की गई, उनकी प्रशंसा की गई, उनके प्रदेय का मूल्यांकन किया गया। और यही कारण है कि विगत 2 दशकों में प्रेमचंद पर सर्वाधिक हमले भी हुए हैं। प्रेमचंद की विचारधारा, प्रेमचंद के लेखन, उनके व्यक्तित्व पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। तो इन आरोपों पर भी हमें गौर करते हुए कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसी ही कुछ बातें मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर रखना चाहता हूँ। कहते हैं प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। ये 300 की संख्या कोई कम संख्या नहीं होती। अगर इस 300 की संख्या को हम गणित से विभाजित करें, गणित की दृष्टि से देखने की कोशिश करें, तो प्रेमचंद का जो लेखन काल है वह हिंदी में मोटे तौर पर 1915, कुछ लोग 1910 भी बताते हैं, से आरंभ होता है और अबाध रूप से 1936 तक चलता है। इस तरह देखें तो लगभग 30 वर्ष ऐसे हैं जहां पर प्रेमचंद निरंतर लिख रहे थे। और ये 300 कहानियाँ इस बात की प्रमाण हैं कि शायद ही कोई महीना गुजरा होगा जब प्रेमचंद ने न लिखा हो। शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरा होगा जब हिंदी और उर्दू के पाठकों ने प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ने के लिए प्राप्त न किया होगा। यह एक बहुत बड़ी भूमिका है जो एक साहित्यकार ने अपने लिए सुरक्षित की है। मैं रामविलास जी को कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताब प्रेमचंद और उनका युग लिखी और इस किताब में उन्होंने प्रेमचंद के महत्व को बहुविध स्थापित करने का बहुत ही सार्थक, बहुत ही सफल, बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास किया। लेकिन जब वो कहानियों पर लिखने के लिए आते हैं, कहानियों पर बात करते हैं, तो शुरुआत में ही ऐसा लगता है कि जैसे वो उनकी कहानियों को बहुत सीमित संदर्भों और सीमित अर्थों में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर वो लिखते हैं कि यदि कहानीकार प्रेमचंद और उपन्यास प्रेमचंद में एक को ही हिंदी साहित्य में जगह देने की बात हो तो शायद उपन्यासकार प्रेमचंद को ही उस जगह के लिए चुना जाएगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि उनके अच्छे से अच्छे
और घटिया से घटिया, शब्द पर ध्यान दीजिए, अच्छे से अच्छे और घटिया से घटिया उपन्यासों के बीच इतना बड़ा फासला न मिलेगा जितना उनकी बढ़िया और घटिया कहानियों के बीच मिलता है। एक रचनाकार वह इतना बड़ा है और उसका प्रदेय, उसका लेखन इतना विशाल है कि वह खुद ही अपनी रचनाओं के लिए मापदंड बन जाता है और उसकी रचनाएं ही उसकी परवर्ती या अन्य रचनाओं से तुल्य होती हैं और इस कारण से वह अनादर का पात्र बन जाता है। ये हमारी आलोचना को इस पे विचार करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने यह शोध करके निकाला कि मुंशी प्रेमचंद इसलिए इतनी कहानियाँ लिखते थे क्योंकि उनको इस कहानी के लेखन से धन लाभ होता था। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है कि मुंशी प्रेमचंद को अपने लाभ के लिए, अपने ऊपर जो ऋण का बोझ आ गया था उससे निवृत्त होने के लिए उन्हें फिल्म जैसे उद्योग में भी अपने हाथ पांव आजमाने पड़े, जो कि बिल्कुल उनके लिए निराशाजनक स्थितियां थीं। और वो मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने 1921 में गांधी जी के आह्वान और प्रेरणा से नौकरी, सरकारी नौकरी को लात मार दी थी। हम सब नौकरियों में सुरक्षित हैं और कोरोना के इस काल में अपनी सैलरी के बल पर आज इस तरह के आयोजन में शामिल होने की हिम्मत भी कर पा रहे हैं। अन्यथा इस देश के वो बहुत बड़े जन समुदाय जो प्रेमचंद के केंद्र में थे, उनके जीवन के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में इस महत्व को, प्रेमचंद के महत्व को देखना और विचार करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो इतनी कहानियाँ क्यों लिख रहे थे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, जैसा कि मैंने आरंभ में एक संकेत दिया, कि वो निरंतर भारतीय जनमानस को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, जन चेतना को निर्मित करने का प्रयास कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी उनकी कोशिश थी जिसमें एक तरह का सातत्य था। और उस सातत्य की आवश्यकता क्यों थी, उस पर विचार करें तो आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद एक शिक्षक थे और वे शिक्षा विभाग में ऊंचे पद ओहदे तक पहुंचे हुए व्यक्ति थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया था और वापस वे केवल साहित्य लेखन में प्रवृत्त हुए थे। तो एक शिक्षक का धर्म क्या होता है, एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जन को शिक्षित करना, जन को प्रशिक्षित करना। और यह शिक्षा केवल स्कूली कक्षाओं और पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं है। यह शिक्षा कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के बाहर है और ये उनके लिए भी है जो कक्षाओं और पाठ्यक्रमों का सीधे सीधे लाभ नहीं ले पाए हैं। ध्यान रहे, प्रेमचंद भारत के नवसाक्षरों के लिए लिख रहे थे, उनके लिए लिख रहे थे जो पहली पीढ़ी का अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उसकी सीमित समझ को सरलता से विकसित करने, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी के भाव को जागृत करने, उनके नैतिक ऐसा क्यों हो गया? अभी आ रही है? ज्यादा जोर से बोल गया क्या? तो मैं जो बात कह रहा था कि वो एक शिक्षक थे, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे और उनका जो पूरा लेखन है उसमें एक जन शिक्षा का बहुत बड़ा तत्व है जिस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। और वो कक्षा के विद्यार्थियों को केवल शिक्षित नहीं कर रहे थे, वो उन तमाम नवसाक्षरों को शिक्षित कर रहे थे जो अभी अभी हिंदी पठन पाठन की दुनिया में आए थे। और उन्होंने कोशिश क्या की कि उनकी जो सीमित समझ है उसको सरलता से विकसित करने, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी के भाव को जागृत करने, उनके नैतिक उन्नयन के लिए जैसे कथानक, चरित्र, भाषा और शिल्प की ज़रूरत थी, प्रेमचंद ने उसी को अपनाया। प्रेमचंद ने अपने समकालीन और हमारे आज के जो विद्वान आलोचक हैं उनके, जिनको हम विमर्शवादी भी कहते हैं, ये उनके लिए नहीं लिख रहे थे, ये अपनी उस जनता के लिए लिख रहे थे जो साक्षर हुई थी और जो यह चाहती थी कि उसे कुछ ऐसी खुराक हिंदी में मिले। और कैसी खुराक मिले?
वह खुराक मिले जो इसके पहले संभव नहीं हुई थी, हिंदी लेखन में, हिंदी कथा लेखन में संभव नहीं हुई थी, और जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद बहुत पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने एक वक्तव्य में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हीं किताबों को पढ़िए जो आपके नैतिक उत्थान में योग देती हैं। विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा पर भरोसा न कीजिए, अपनी भाषा में प्रगति कीजिए। अपने बच्चों के हाथ में मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पकड़ाकर उन्हें बर्बाद न कीजिए, उसे अपनाइए जो देश और राष्ट्र के हित में हो। ध्यान दीजिए कि ये सारी रचनाएं जिनका उल्लेख भारतेंदु जी ने अपने समय में किया था, एक समय मुंशी प्रेमचंद इसके दीवाने थे, इनके आशिक थे। लेकिन जब वे कथा लेखन में आए और जिस पहले उनके कथा संग्रह की चर्चा होती है, जिसको जब्त किया गया था, सोजे वतन, उसकी भूमिका में वो जो बात कहते हैं, वो उसमें आपको भारतेंदु की अनुगूंज सुनाई पड़ेगी। उसमें हिंदी नवजागरण की उस परियोजना में उनकी हिस्सेदारी आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से नवजागरण की उस परियोजना में वे अपना दायित्व निर्वहन कर रहे थे। सोजे वतन की भूमिका में उन्होंने लिखा कि हर एक कौम का इल्म व अदब उसके अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होता है। जो ख्यालात कौमों के दिमाग को मतहर्रिक, सक्रिय करते हैं और जो जज्बात कौम के दिलों में गूंजते हैं, वो नज्म व नस्त, गद्य और पद्य के सफ़ों में ऐसी सफाई से नजर आते हैं जैसे आईने में सूरत। वो हमारे समाज को अपने साहित्य के आईने में उसकी सूरत देखने के लिए आकर्षित करना चाहते थे। हम सब जब गुजरते हैं आईने के सामने से, तो बिना आईने पर एक बार नज़र डाले नहीं रहते। ये आईने पर नज़र डालना क्या है? जब आप आईने पर नज़र डालते हैं तो आप वैसे नहीं रहते जैसे आईने में देखने के पहले थे। नहीं कुछ तो थोड़ा बालों को संवार लेते हैं, और जिनके बाल न हो वो कुछ अपने और तरीके से अपनी सूरत को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद अपने समाज को, अपने देश के समाज को, हिंदी समाज को एक ऐसा आईना उपलब्ध कराना चाहते थे जिसमें वो अपनी तस्वीर देखे और इसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन हो। उन्होंने लिखा कि अब हिंदुस्तान के कौमी ख्याल ने बालोगियत पर ध्यान दीजिए। उनका ये मानना था कि इसके पहले जो कथा लेखन हो रहा था वो थोड़ा बचकाना था। अब जो वो कथा लेखन के क्षेत्र में उतर रहे हैं और जिस तरह की कथा प्रवृत्तियां आगे विकसित होने की संभावना देख रहे हैं, ये वो कथा प्रवृत्तियां हैं जो विकसित हो रही थी, जो प्रौढ़ हो रही थी। और उस कथा प्रवृत्ति के बारे में वो कहते हैं कि अब हिंदुस्तान के कौमी ख्याल ने बालोगियत, बालिगपन, बुद्धिमत्ता के जीने पर कदम और बढ़ाया है और हुब्बे वतन के जज्बात लोगों के दिलों में उभरने लगे हैं। क्यों कर मुमकिन था कि इसका असर अदब पर न पड़ता? ये हुब्बे वतन क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम। और ये देश का प्रेम कैसा है? तो आप देखें कि उन 5 कहानियों में उस तरह का देश प्रेम नहीं मिलता जिस तरह के देश प्रेम को पढ़ने, सुनने, समझने के हम आदी हैं। उनका जो देश प्रेम था वह थोड़ा हटकर था। वह जो देश प्रेम था वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की आकांक्षा तक, राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण तक सीमित नहीं था। उनका देश प्रेम इससे बढ़कर था और उनके देश प्रेम में आपसदारी थी, उनके देश प्रेम में साझेदारी थी, उनके देश प्रेम में भाईचारा था, उनके देश प्रेम में आत्मीयता थी और उनके देश प्रेम में एक एक व्यक्ति के मनोभावों के उन्नयन, उसकी मनोवृत्तियों के उन्नयन की चेष्टा थी और ऐसा करने की कोशिश उन्होंने की। अब एक लेखक जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहा है वह अपने कथा संग्रह के बारे में लिखता है। सरस्वती में एक पत्र लिखा उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जिसमें उन्होंने कहा कि यह जो किताब है वो नफ़ाए आम में लिखी गई है। ध्यान दीजिए, जनहित में लिखी गई है। तो जो व्यक्ति ये कह रहा हो, दावा कर रहा हो कि उसकी रचनाएं नफ़ाए आम में लिखी गई हैं, तो आप समझ लीजिए कि वह अपनी आमदनी के लिए छोटी सी कुछ जो कहानी के मानदेय के रूप में प्राप्त हो जाता है, मात्र उसके लिए लेखन वह नहीं कर रहा था। वह एक बहुत बड़ी परियोजना के हिस्से के तौर पर और एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ वह साहित्य के क्षेत्र में उतरा था। इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो लिखते हैं, यह किताब नफ़ाए आम में लिखी गई है, इस लिहाज से कीमत भी कम रखी गई है। जाति यानी निजी नफ़ा मकसूद उद्देश्य नहीं है, बरबख्ते रिव्यू
किताब मिलने का पता तो नीचे दर्ज ही है। यानी वो अपनी किताब का प्रचार भी कर लेना जरूरी समझते थे। अब एक बात और हम देखें कि लगातार प्रेमचंद पर जो हमले हुए, अभी हाल में एक स्वनामधन्य संपादक ने यहाँ तक कह दिया कि प्रेमचंद ने का जो बहुत कुछ है वो कूड़ा है। मैं उस शब्द पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रेमचंद को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि वो भारतीय किसान जीवन के कथाकार हैं। उन्होंने किसानों पर कहानियां ही नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने साहित्य की जमीन पर खेती की है। और साहित्य की जमीन पर जो खेती करता है उसको यह पता होता है कि आखिर खेती कैसे की जाती है। हम सब जो खेतिहर जीवन से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि खेत को तैयार करना होता है, उसके खरपतवार को साफ करना होता है। खरपतवार वही जिसका जिक्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था और जिसका जिक्र सोचे वतन की भूमिका में प्रेमचंद कहते हैं। और जब आप उस खरपतवार को साफ कर रहे होते हैं, खेती शुरू करने के पूर्व साहित्य की जमीन पर जो कुछ फूल फल रहा अनुपयोगी खरपतवार है उसकी सफाई की जाती है। कहने की जरूरत नहीं कि उनके आगमन के पूर्व हिंदी और उर्दू में किस तरह की कथा प्रवृत्तियों का बोलबाला था। इस तरह के लेखन के आशिकों की संख्या बहुत थी। हिंदी उर्दू के नवसाक्षर पाठक इसी तरह की रचनाओं के पठन पाठन से प्रशिक्षित हुए थे। उन्हें दूसरे तरह की रचनाओं की ओर झटके से मोड़ देना आसान न था। प्रेमचंद ने अपने पूर्व की कथा प्रवृत्ति से प्रेम करने वाले पाठकों को न सिर्फ अपनी ओर खींचा, अपितु बड़ी संख्या में अपने पाठक निर्मित किए। ध्यान रहे, एक किसान जब फसल उगाता है तो सिर्फ अनाज ही पैदा नहीं होता। आज मैंने फेसबुक पर कहीं लिखा है कि वो कथा कृषक थे। किसान जब खेती करता है तो वो सिर्फ अनाज के उत्पादन के लिए खेती नहीं करता। ये गलत बात है जो लोग मानते हैं कि वो अनाज के उत्पादन के लिए खेती करता है। तो जब वो खेती करता है तो उस जो फसल उगाता है उससे केवल अनाज ही पैदा नहीं होता, उसके साथ घास, भूसा, डंठल भी उत्पन्न होता है, जिसके बिना अनाज की संभावना ही नहीं हो सकती। किसान जीवन और ग्राम जीवन से थोड़ी भी परिचित लोग यह भली भांति जानते हैं कि कितने उपयोगी होते हैं ये घास भूसे। किसानी में केवल किसान का स्वार्थ ही सिद्ध नहीं होता, अपितु पूरे परिवेश का हितलाभ होता है। आज सिर्फ अनाज पा लेने की स्वार्थ बुद्धि के चलते हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो संकट उत्पन्न हुआ है उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। अपनी खेती की पुरानी पद्धति को नष्ट करके आज हम पुनः ऑर्गेनिक खेती के उस महंगे व्यवसाय की ओर लौट रहे हैं और उसे एक बड़ा फैशनेबल नाम दे दिया गया है। ध्यान रहे, प्रेमचंद केवल साफ सुथरा, छांटा पछोरा अनाज चाहने वाले आज के आलोचकों के लिए नहीं लिख रहे थे, बल्कि उनकी खेती का लाभ सभी को मिल सके इसका पूरा इंतज़ाम वे कर रहे थे। और यह इंतज़ाम उन्होंने उसी जन की भाषा में किया, सहज ग्राम की कहन शैली में किया। और इसका जीवंत प्रमाण उनकी इतनी बड़ी व्याप्ति, उनकी इतनी बड़ी लोकप्रियता है। एक बात और, पता नहीं समय कितना मिलेगा, तो कुछ बातें जो मैं संक्षेप में केवल संकेत के रूप में कह देना चाहूँगा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद आधुनिक काल के गोस्वामी तुलसीदास हैं। ये तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उपमा देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर तुलना करने का भी अवसर आएगा तो वह एक अलग विषय होगा और उस पर तुलना की जा सकती है। आप देखें कि गोस्वामी तुलसीदास की कालजयिता, लोकप्रियता के पीछे लोक के प्रति उनकी जो गहरी दृष्टि है, लोक के प्रति जो आदर का भाव है और लोक के उन्नयन की जो उनकी चेष्टा है, वह आपको मुंशी प्रेमचंद में भी देखने को मिलती है। हिंदी क्षेत्र के घर घर में तुलसीदास, उनके रचित रामचरितमानस की उपस्थिति और उसी के बरक्स मुंशी प्रेमचंद को देखिए कि शायद ही इस देश का कोई ऐसा अभागा रेलवे स्टेशन होगा जहां पर किताब बेचने वाले के पास मुंशी प्रेमचंद की कोई कृति नहीं होगी। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि प्रेमचंद को कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्वीकारा था। और यह यूं ही तो नहीं रहा होगा। मुंशी प्रेमचंद ने कहानियों के बारे में भी कुछ बातें कही हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख कर देना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं उनकी दृष्टि से कहानी क्या है। तो उनकी दृष्टि से कहानी है जहाँ पर वो कहते हैं
कि जैनेन्द्र जी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कहानी हृदय की वस्तु है, नियम की वस्तु नहीं। नियम हैं और वे उपयोगी होने के लिए हैं। ध्यान दीजिए, हृदय के दान में जब वे अनुपयोगी हो जाएं तब बेशक उन्हें उल्लंघनीय मानना चाहिए। यानी नियमों के उल्लंघन की भी बात वो तब करते हैं जब वो हृदय की सीध में आ जाते हैं और हृदय की भावनाओं को, हृदय के दान को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक जगह पर वो लिखते हैं कि कहानियों की अंतर्वस्तु जीवन से ली जाए और वे जीवन की समस्याओं का हल तलाशने की कोशिश करें। ऐसे एक जगह और भी वो कहते हैं कि मेरी कहानियाँ अक्सर किसी अनुभव या किसी ऐसी चीज पर आधारित होती है जो मेरी कल्पना शक्ति को छू जाती है। मैं उसे एक नाटकीय विन्यास देने की कोशिश करता हूँ। एक कहानी के जरिए मैं कोई दार्शनिक या भावात्मक सत्य प्रकट करना चाहता हूँ। और इस सारी बातों को जो वो सोचते थे कहानी के संदर्भ में, उसे अपने लेखन में उन्होंने रूपायित करने का पूरा प्रयास किया। आप देखें कि सबसे ज़्यादा जिनको हम उनको सामाजिक कथाकार भी कहते हैं, समाज की समस्याओं पर उन्होंने बहुत लिखा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा उनके लेखन के केंद्र में स्त्री और पुरुष है। स्त्री और पुरुष का संबंध है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का यह संबंध ही सबसे बड़ा आधार है हमारे सामाजिक व्यवस्था का। और इसीलिए वो उनकी कहानियों में आप देखेंगे कि इस स्त्री पुरुष के संबंध को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। सबसे अधिक कहानियों पर इस विषय को लेकर चर्चा की गई है। आप देखें कि उनके आरंभ से लेकर अंत तक स्त्री और पुरुष के संबंध, विशेषकर विवाह और दाम्पत्य से जुड़े लगभग सभी प्रश्नों पर प्रेमचंद ने अनेक बार लिखा है। ऐसा नहीं है कि उनमें एक तरह की संगति है, उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आई हैं जहाँ पर उनके विचारों में विकास होता हुआ भी दिखता है। लेकिन वो ये जान रहे थे कि जब तक स्त्री और पुरुष को हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, एक समानता के प्लेटफॉर्म पर, एक बराबरी के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को समझने की सलाहियत के साथ अगर उन्हें हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम समाज का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप देखें कि दहेज, बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, विवाह पूर्व, विवाहेतर, बिना विवाह के संबंध, संतान, सौत, विमाता, प्रेमिका, लंपटता, दैहिक मानसिक शोषण, परस्पर संदेह, डाह, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिरोध, वेश्यागामिता, अनपढ़, पढ़ी लिखी कामकाजी, सफल स्त्री की स्थिति, देसी स्त्री पुरुष, विदेशी स्त्री पुरुष, पातिव्रत्य, कुलटा, क्या है नहीं जो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में न प्रस्तुत किया हो। अब आप देखें कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे, क्या ज़रूरत थी उनको स्त्री और पुरुष के इन मुद्दों को सामने रखने की। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कहते हैं कि स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं तो उसका अपकर्ष हो जाता है, और पुरुष में अगर स्त्री के गुण आ जाएं तो उसके चरित्र का उन्नयन हो जाता है। प्रेमचंद पर बात करते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि उन्होंने स्त्री समस्याओं पर बहुत लिखा। देखने की नजरिए को बदलने की जरूरत है। उन्होंने जितना स्त्री समस्याओं पर लिखा वो केवल स्त्री की समस्या नहीं थी, वो स्त्री की समस्या नहीं थी। आप हर रचना में देखें जहां पर वे स्त्री की समस्या के बारे में लिख रहे हैं, उस समस्या से प्रभावित स्त्री जितनी पीड़ित है, जितनी प्रताड़ित है, उतना ही उस समस्या के लिए जिम्मेदार जो पुरुष है वह भी उतना पीड़ित है, उतना प्रताड़ित है। निर्मला की तो मौत हो जाती है, लेकिन मुंशी तोताराम जिस दशा को प्राप्त होते हैं और जिस दशा में निर्मला के अंतिम दृश्य में वे लौटते हैं और हमें दिखते हैं, उससे समझ में आना चाहिए। और हम सबको समझने के लिए, हम सबका को एक तरह से दृष्टि देने के लिए ही वो लिख रहे थे कि भाई अगर अपने सहधर्मिणी, सहकर्मिणी, सहजीवनी के साथ इस तरह के बर्ताव, इस तरह के सामाजिक रीत नीति मर्यादाओं को अगर आप अपनाओगे तो आपकी नियति भी उससे कम बुरी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा बुरी होने वाली है। निर्मला को तो मौत से मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, लेकिन तोताराम को आजीवन उस पीड़ा, उस अपराध बोध में जीना है। जीना कठिन है,
मरना कभी कभी आसान हो जाता है। तो आप देखें कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं से जूझती खपती स्त्री का करुण चित्र खींचा है। ऐसी अनेक रचनाओं में यह बात गौर करने लायक है कि समाज में स्त्री की गति और नियति का नियंता होने का दावा करने वाले पुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र की अंतिम दशा कम दयनीय और करुणोत्पादक नहीं है। उनकी कहानियों में स्त्री पर अत्याचार करने, होने देने, चुप रहने, नज़रअंदाज करने वाले पात्र अंततः अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। प्रेमचंद स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वह खुद अपनी लगाई आग में झुलस के अपना जीवन बर्बाद कर लेने का जिम्मेवार है। इस तरह प्रेमचंद ने तथाकथित स्त्री समस्याओं पर न लिखकर उसे स्त्री पुरुष की साझी समस्या मानकर लिखा, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग किया। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि आयोजिका महोदया थोड़ा सा हरकत करती हुई दिख रही हैं, तो वो बता दूं मैं कि प्रेमचंद पर हृदय परिवर्तन और इस तरह से एक बने बनाए फार्मूले पर कहानी लिखने के बहुत आरोप लगाए जाते हैं। भाई, ये जो हृदय परिवर्तन की इतनी आलोचना करने की आवश्यकता हमारे आलोचकों को आखिर क्यों हुई? ये परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए और इस हृदय परिवर्तन की क्या भूमिका थी, उसको भी समझने की ज़रूरत है। चूंकि बोलने में भटकने का भय होता है, इसलिए मैं अपने लिखे हुए को पढ़ दे रहा हूँ कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में हृदय परिवर्तन की बहुत चर्चा हुई है। इस क्रम में उन्हें आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, यथार्थवादी आदि कोटियों में रखने की कोशिश की गई। मेरी समझ से कोई भी साहित्य परिवर्तन की भूमिका रचता है। साहित्य समाज का दर्पण इस अर्थ में होता है कि दर्पण में अपना अक्ष देखने के बाद हम वैसे नहीं रह जाते जैसे पहले थे। इसे आप स्थूलतम और सूक्ष्मतम दोनों अर्थों में ले सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि प्रेमचंद अपने पात्रों के हृदय परिवर्तन से शुरू कर अपने पाठकों के हृदय परिवर्तन में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, पात्रों के हृदय परिवर्तन से पाठकों के हृदय परिवर्तन की यात्रा उनके कथा साहित्य में सहज ही उपलब्ध होती है और यह उनके लेखन की अन्यतम उपलब्धि है। पात्रों के हृदय परिवर्तन द्वारा काल्पनिक समाधान देने वाले प्रेमचंद का लेखकीय विकास यह है कि वे पाठकों के हृदय को उद्वेलित कर उनकी विवेक चेतना को जागृत कर एक वास्तविक और स्थायी समाधान के लिए जन समाज को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। प्रेमचंद का लेखन हिंदी पाठकों के मानसिक शैक्षिक विकास के समानांतर विकसित हुआ है। मानसिक शैक्षिक विकास के समानांतर विकसित हुआ है। कहानी में आई जीवन स्थितियों को बड़ी गहराई, गंभीरता और विश्वसनीयता से चित्रित कर पात्र में स्वाभाविक हृदय परिवर्तन वे संभव करते हैं, तो इससे पाठक में भी आत्मनिरीक्षण और अपेक्षित परिवर्तन की पृष्ठभूमि निर्मित होती है। ऐसा देखा जाता है कि हृदय परिवर्तन और सुखांत से पाठक में संतुष्टि का भाव पैदा होता है और वह कथा संकेतों में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों के प्रति उतना सक्रिय नहीं होता, और आगे चलकर पाठकों की इसी सक्रियता को समाज परिवर्तन में उसकी जिम्मेदारी और भूमिका के प्रति जागरूक करने के लिए वे काल्पनिक समाधान देना बंद कर देते हैं। वे अपने पात्रों को हृदय परिवर्तन की दहलीज पर लाकर छोड़ देते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह जो हृदय परिवर्तन है वह पाठकों के भीतर उत्पन्न हो। मैंने ये तय किया था कि बहुत सी बातें मैं करूँगा और उन कहानियों के संदर्भ में करूँगा जिन कहानियों की कभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि 300 कहानियाँ लिखी और रामविलास जी कहते हैं केवल 50 कहानी ही उल्लेख के योग्य है, तो फिर 250 कहानियों में ऐसा क्या है? आपको तो एक दो कहानी का जिक्र करके बात समाप्त कर दूंगा। मुंशी प्रेमचंद ने स्त्री पुरुष पर कितनी कहानियाँ लिखी? 300 में कोई ऐसी कहानी नहीं होगी जहाँ पर स्त्री पात्र न हो, लेकिन 3, 4, 5 ही ऐसी कहानियाँ होंगी जहाँ पर उन्होंने अपनी कथा का शीर्षक स्त्री को बनाया है। और उसमें से एक उपन्यास है निर्मला, जिसकी बात मैं नहीं करूँगा। दूसरी कहानी है कुसुम, जिसमें जो स्त्री है उसी का नाम ही कथा का शीर्षक है। और तीसरी कहानी है मिस पद्मा। कुसुम को आप देखिए, कुसुम का विवाह हुआ है और वह कई बार अपने ससुराल गई है, लेकिन उसके पति ने उसको देखने तक से इनकार कर दिया। उससे वो तनिक भी बातचीत नहीं करते। ये क्या बात है भाई? वह पत्र लिखती है और अपने पति को पत्र के माध्यम से अपने हृदय की भावनाओं को समझाने बताने की कोशिश करती है।
उसके किसी पत्र का जवाब नहीं आता। मुंशी प्रेमचंद के मित्र जिसकी वो बेटी है कुसुम, उनको समझाते हैं और कहते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए। तो प्रेमचंद कहते हैं कि उसने जिस तरह के पत्र लिखे हैं वैसा पत्र तो मैं जीवन में कभी लिख नहीं पाऊंगा। यानी इतना ज़्यादा भावोत्पादक, इतना ज़्यादा करुणोत्पादक, अपनी दशा के प्रति इतनी ज़्यादा दया दृष्टि को आकृष्ट करने वाला वह पत्र कुसुम ने लिखा है। लेकिन उसका पति उसका कोई जवाब नहीं देता। और पति कैसा है? पति इतना सुंदर है, इतना सुघड़ है, इतना सज्जन है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना होशियार है, इतने अच्छे हृदय का है कि घर से लेके, परिवार से लेके उसके क्षेत्र और समाज में उसकी बड़ी प्रशंसा है। फिर ऐसा क्यों कर रहा है वो? और जब पता चलता है तो मालूम पड़ता है कि इसलिए कि कुसुम के पिता ने उसे दहेज में लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए पैसे नहीं दिए। अब आप देखिए कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवक जो इतना सुशील है, इतना सुसंस्कृत है, इतना संस्कारित है, लेकिन वह भी दहेज की आकांक्षा रखता है और दहेज न पाने पर किस तरह से कुसुम को प्रताड़ित कर रहा है। और जब कुसुम के पिता इस बात को जानते हैं और वो सोचते हैं कि इसको कुछ पैसे विदेश जाने के लिए देने को तैयार हो जाते हैं, तो कुसुम उठ के खड़ी होती है। ये प्रेमचंद की स्त्री है, यह प्रेमचंद की स्वावलंबी स्त्री है और इसके लिए प्रेमचंद तैयार करते हैं। उसके पत्रों को आप पढ़ें तो आप पाएंगे किस तरह से मानस तैयार होता है स्वावलंबन का। और स्वावलंबन के उस मानस पे वो निर्णय लेती है और अपने पिता को कहती है कि अगर आप 1 रुपये भी अगर देंगे तो मैं अब जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। दूसरी कहानी पे आते हैं और वो कहानी है मिस पद्मा। मिस पद्मा बहुत पढ़ी लिखी है। उस ज़माने में जो बहुत सारे लोग वकालत करते थे और बहुत पैसे कमाते थे, मिस पद्मा वकील हैं और खूब पैसे वो कमा रही हैं। इतने पैसे कमा रही हैं कि उनकी बराबरी का कोई पुरुष उनको नहीं मिलता जिससे कि वो विवाह कर लें। होते जाते एक अध्यापक से वो विवाह कर लेती हैं। वह लेक्चरर है एक कॉलेज में और वह पद्मा के ही पैसे से ऐश करता है, मौज उड़ाता है। यहाँ तक कि जब पद्मा गर्भवती हो जाती है तो वह विदेश जाता है और वहाँ अपनी ही एक शिष्या को विदेश लेकर जाता है। मुंशी प्रेमचंद को आप समझिए, उन्होंने, वो खुद अध्यापक थे, न अध्यापकों को छोड़ा न संपादकों को छोड़ा। संपादकों पर भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कहानी लिखी है। अब उसका जिक्र करने का वक्त मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से वो संपादकों का जो एक समय का जलवा था और एक समय के जो उनकी फंदे होते थे लोगों को अपने भीतर फंसाने और आकृष्ट करने के, उसकी किस तरह की खिल्ली उड़ाई है। तो मिस पद्मा भी देखती हैं कि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी, स्वतंत्र होने के बावजूद वो शोषण का शिकार हो रही हैं। ध्यान दीजिए, हमें कहा गया कि स्त्रियां जो हैं वह जब स्वावलंबी हो जाएंगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी तो उनका शोषण नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मिस पद्मा का शोषण कर रहा है और वह भी जो पढ़ी लिखी स्त्री है, जो उसके बराबर की वकालत करने वाले उस क्षेत्र में दूसरे नहीं हैं, तब की अगर उसकी ये दशा है। इसीलिए प्रेमचंद ने ज़रूरी समझा था कि मानव मन को सुधारने की ज़रूरत है, उसकी मनोवृत्तियों को बदलने की ज़रूरत है, उसके मनोभावों को विकसित करने की ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने इतनी सारी कहानियों में इन मनोभावों पर विचार करने, इन मनोभावों पर चर्चा करने और इन मनोभावों को आम जन तक ले जाने और उसको बदलने की उन्होंने चेष्टा की, कोशिश की, जिसमें वो इतने सफल हुए कि जैसा हम कह रहे हैं कि मध्यकाल में उनकी सफलता और आज के समय में आधुनिक काल में, मध्यकाल में तुलसीदास की सफलता और आधुनिक काल में जो प्रेमचंद की सफलता है, यह उपमा देने योग्य है, यह तुल्य है। आप सबने मुझे सुना, लगभग 15 मिनट से ज़्यादा मैं बोल गया, तो मुझे आयोजक क्षमा करेंगे और मेरे दूसरे साथी वक्ता भी क्षमा करेंगे अगर मैंने उनका समय अतिरिक्त लिया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।